नमस्कार और आप सबका स्वागत है लिव योर बेस्ट लाइफ अनस्क्रिप्टेड में। मैं हूं आपका होस्ट अजय खन्ना। आज का एपिसोड एक ऐसी महिला पर रोशनी डालता है जिन्होंने ताकत के अर्थ को फिर से लिखा है, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से। वो एक अभिनेता, एंकर, लेखिका और एक फिटनेस आइकॉन है, और एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने जीवन को शून्य से फिर से बनाने के बारे में खुलकर बात की है। उनकी यात्रा लचीलेपन, पुनर्रचना और खुद के लिए खड़े होने की शक्ति का प्रमाण है। वो और कोई नहीं बल्कि मंदिरा बेदी है। मंदिरा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद शो पर जुड़ने के लिए। हार्दिक स्वागत। अजय, थैंक यू सो मच इतनी लवली और काइंड इंट्रोडक्शन के लिए। मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। मैं शुरुआत में कहना चाहती हूँ कि राइट अप टॉप हर्बल लाइफ के साथ मेरा एक बहुत प्यारा संबंध है, क्योंकि मैंने हर्बल लाइफ के साथ कुछ बहुत ही खूबसूरत इवेंट्स किए हैं। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, जब लोग पूछते हैं आपके पसंदीदा इवेंट्स कौन से हैं, तो वो होते हैं जहाँ मैं मंच पर खड़ी होती हूँ और लगभग 10,000 लोगों के साथ जंपिंग जैक्स करती हूँ। ऐसा करने का मौका किसे मिलता है, मैं सच कह रही हूँ। बेहतरीन म्यूजिक, तो मैंने बहुत मजा किया और मैं यहाँ आकर और आपके साथ एक प्यारी बातचीत की उम्मीद में बहुत खुश हूँ। ये हमारी खुशकिस्मती है मंदिरा, और इस बात से शुरू करना अच्छा लग रहा है, हाई एनर्जी नोट वाली बात, जैसे कि जंपिंग जैक्स वगैरह के साथ। और सच में आप देश की सबसे सम्मानित और सराहनीय आवाजों में से एक है इस देश की। और जिस तरह से आपने अनुशासन, निरंतर गतिविधि और मैं कहूंगा कि सोचे समझे रोजमर्रा के विकल्पों के माध्यम से अपने जीवन को बदला, वो शक्ति और जीवंतता का एक मिसाल बन गया है। और वास्तव में वो सच कहूं तो बहुत ही सराहनीय है। शुक्रिया, दैट्स जी सो काइंड ऑफ यू। जी, लेकिन आप इन सब चीजों को मैनेज कैसी करती हैं मंदिरा? मेरा मतलब है, अगर मुझे आपसे पूछना ही हो तो उस हाई एनर्जी से लेकर इस सौम्य अंदाज तक कैसे? देखिए, मुझे कहना होगा अजय कि जो मैं करती हूँ उससे मुझे प्यार है। मुझे अपना काम पसंद है, मुझे अपना जॉब पसंद है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि मेरे काम में कोई एक रास्ता नहीं है। मेरा मतलब, मैं किसी भी काम को छोटा नहीं दिखा रही हूँ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि मुझे हर दिन कुछ अलग करने का मौका मिलता है। तो आज मैं यहाँ बैठकर आपके साथ ये बातचीत कर रही हूँ। कल मैं जयपुर जाऊंगी और एक मैराथन को हरी झंडी दिखाऊंगी। उसके अगले दिन मैं उन क्रिकेटरों के साथ बैठकर बातचीत करूंगी जिन्होंने अभी अभी वर्ल्ड कप जीता है, वही शानदार टीम जिसने अभी महिला विश्व कप जीता है। तो मेरे लिए हर दिन कुछ अलग होता है, और मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन और अपने काम को इतनी ग्रैटिट्यूड और आश्चर्य के साथ देखती हूँ कि यही चीज मुझे आगे बढ़ाती है। और जब आप अपने काम से प्यार करते हैं तो वो काम जैसा नहीं लगता। जब आप अपने काम से प्यार करते हैं तो हर दिन एक उपहार जैसा लगता है, एक आशीर्वाद जैसा होता है। तो मेरा जीवन के प्रति यही नजरिया है, क्योंकि मुझे अपने काम से प्यार है। मैं अपने काम के लिए आभारी हूँ। मैं इस बात के लिए आभारी हूँ कि मनोरंजन के क्षेत्र में 30 साल बिताने के बाद भी मुझे शायद वो काम मिल रहा है जो मैंने अब तक का सबसे बेहतरीन काम किया है। और मेरा मतलब है, ऐसी चीज के लिए कौन आभारी नहीं होगा। इसलिए हर सुबह जागने से पहले और अपनी आंखें खोलने से पहले यूनिवर्स ने मेरे लिए जो कुछ भी रखा है, मैं उसके लिए बहुत ही आभारी हूँ और मैं इसी तरह जीती हूँ। और असल में यही चीज मुझे आगे बढ़ाती है। नहीं, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा मंदिरा। असल में आप जानती हैं, उन सभी मैराथन दौड़, फिटनेस रील्स, क्रिकेटरों से मिलना और इन सब चीजों से पहले एक दौर ऐसा भी था जब आप खुद को गहराई से संभाल रही थी। तो हमें उस पल में वापस ले चलिए जब जीवन वास्तव में पूरी तरह से पलट गया था। वो ऐसी कौन सी एक बात थी जो आपने खुद से कही थी, जिसने आपको फिर से एक एक कदम आगे बढ़ाने में मदद की? देखिए, अगर आप पिछले 30 सालों को देखें तो इसमें कई उतार चढ़ाव आए हैं। और आप जानते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट लाइफ हो या फिर एंटरटेनमेंट की लाइफ, लोगों को लगता है कि मनोरंजन की दुनिया बहुत आसान है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको आपके पिछले काम के लिए याद रखा जाता है। और आप जानते हैं, कुछ महीने बिल्कुल शानदार हो सकते हैं और कुछ महीने उतने शानदार नहीं होते, इसलिए इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं। तो उन समयों के दौरान जब बहुत बड़ी सफलताएं मिलती हैं, मैं खुद से कुछ कहती थी। मेरा मतलब है, जब मैंने क्रिकेट किया
उसके बाद मैं सड़क पर बिना लोगों की भीड़ के नहीं चल सकती थी। कमरे में दाखिल होते ही लोग तालियां बजाते थे और ये एक इनक्रेडिबल एहसास था और मुझे समझ नहीं आता था कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि उससे पहले मैंने शांति और कुछ डेली सोप्स किए थे, बस उतना ही था। फिर क्रिकेट आया, क्रिकेट किया मैंने और वो एक बहुत बड़ी ऊंचाई थी। क्रिकेट के बाद मैंने बहुत सारा अच्छा काम किया और फिर जैसे कि जीवन में हर चीज के साथ होता है उतार चढ़ाव, और उतार चढ़ाव आते ही हैं, तो एंटरटेनमेंट में रहने से मुझे एक चीज सीखने को मिला और इस तरह के एंटरटेनमेंट करियर ने मुझे सिखाया है कि मैं हाईज या लोज में बहुत ज्यादा बहती नहीं हूँ। मैं किसी भी मोड़ पर खुद से कहती हूँ ये समय भी गुजर जाएगा। यहाँ तक कि वो समय भी जब चीजें बस बीच में कहीं अटकी होती है, ये समय भी गुजर जाएगा। तो मैं खुद को यही बताती रहती हूँ कि कुछ भी स्थायी नहीं है। आप जानते हैं जीवन अस्थायी है, बदलाव की एकमात्र निरंतरता है। और जहाँ तक मेरे करियर का सवाल है, मैंने इसी तरह जीवन जिया है। मैंने बहुत सारे पर्सनल लॉसेस देखी है। 4 साल पहले मैंने अपने पति को खो दिया और इस बारे में बात करने के लिए मुझे काफ़ी समय लग गया। हर बार जब मुझे कहीं बोलने के लिए आमंत्रित किया जाता था तो मैं कहती थी ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर कोई बात नहीं होगी, और मैं तब तक इस बारे में बात नहीं करती थी जब तक मैं इसके लिए पूरी तरह ठीक और तैयार नहीं होती। और क्योंकि मैं अपना जीवन ग्रैटिट्यूड के साथ और उसी भाव के साथ जीती हूँ, तो मैं ये कहूँगी कि इसी चीज़ ने मुझे खुद को फिर से संभालने में मदद की। क्योंकि पहला साल हमेशा, आप जानते हैं, जब आप ऐसी लॉस झेलते हैं तो आपके पैरों के नीचे से टेक्टोनिक प्लेट को हिला देती है। जब आपको ऐसा नुकसान होता है तो आपको खुद को शोक मनाने के लिए समय देना पड़ता है, आपको चीज़ों को समझने के लिए समय देना पड़ता है। और जब चीज़ें दुखद और भयानक लगती हैं तो आपको उन्हें महसूस करने की अनुमति है और आपको उन्हें महसूस करना भी चाहिए। क्योंकि खुद का ध्यान भटकाना और ऐसी चीज़ें करना जो आपको सिर्फ एक अस्थायी राहत दे, सही तरीका नहीं है। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता उसी दर्द के बीच से होकर गुजरना है। तो पहला साल सब कुछ समझने और उसे स्वीकार करने का साल था। उनके बिना हर चीज़ का पहला अनुभव मेरे लिए बहुत कठिन था और उन दिनों में मैं कमरे से बाहर नहीं निकल पाती थी और आपको वही करना पड़ता है जो उस वक़्त ज़रूरी होता है। और फिर दूसरा साल थोड़ा आसान हो जाता है। आसान नहीं, बस आप थोड़े-से मजबूर हो जाते हैं। तो बात ये है कि पहले साल मैं बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड महसूस नहीं कर रही थी। पहले साल मैं बस ये सोचती थी मेरे साथ ऐसा होने के पीछे कोई तो कारण होगा, और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। मैंने अपनी बेटी को मेरे पति के निधन से ठीक 9 महीने पहले गोद लिया था। मेरी 4 साल की बेटी, इसलिए वो उन्हें बहुत अच्छी तरह से नहीं जानती थी। और यहाँ मैं अचानक 2 बच्चों के साथ एक सिंगल पेरेंट बन गई थी और मुझे लगा कि इसके पीछे कोई तो मतलब होना चाहिए। मुझे समझना होगा कि आखिर हो क्या रहा है। मैंने इसे स्वीकार करने के लिए अपना समय लिया और आपको खुद को बताना पड़ता है कि अब से यही तुम्हारा काम है। मेरा काम अब अपने बच्चों को वो बेहतरीन जीवन देना है जो शायद मैं उन्हें दे सकती हूँ। तो मुझसे पूछें कि अब मुझे क्या चीज़ आगे बढ़ाती है, तो वो ये है कि मैं अपने बच्चों को अब तक का सबसे अच्छा जीवन देना चाहती हूँ। और आप उस पर अटके नहीं रह सकते, और आध्यात्मिकता की कोई भी किताब या कोई भी गुरु आपको यही बताएगा कि आपके साथ अतीत में जो हुआ है आप उस पर शोक नहीं मना सकते। ज़ाहिर है वो आपको एक आकार देगा, लेकिन आप अतीत में नहीं रह सकते और आप भविष्य की चिंता नहीं कर सकते। आपको वर्तमान क्षण में जीना होगा। और इस वक्त ज़रूरत है कि मैं अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन दूँ। दुखी और हताश माता-पिता नहीं बन सकती। मैं एक पॉजिटिव माता-पिता हूँ और मुझे यही करना है। और ग्रैटिट्यूड आपको ये भी सिखाती है कि आपको उस पर ध्यान केंद्रित करना है जो है। जब आप उन सभी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके लिए सही हो रही हैं, तो दुनिया अलग दिखने लगती है। आप ग्रैटिट्यूड के चश्मे से जीवन को देखते हैं और जीवन फिर से सुंदर लगने लगता है। तो मुझे लगता है कि ये ग्रैटिट्यूड ही है जो मुझे आगे बढ़ाती है। ये मेरे बच्चे हैं जो मुझे आगे बढ़ाते हैं। मुझे अपने काम से प्यार है, मुझे अपनी जॉब पसंद है। ये मेरा काम है जो मुझे आगे बढ़ाता है, तो मुझे होना ही होगा। आप जानते हैं मेरे घर की सीढ़ियों पर जैसे ही आप मेरे घर में प्रवेश करते हैं, वहाँ लिखा है ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, आगे और ऊपर की ओर। और यही आगे बढ़ने का रास्ता है। और इसी तरह मैं वास्तव में एक-एक कदम आगे बढ़ाने में सक्षम हुई हूँ, और ना केवल चलने के लिए एक-एक कदम आगे बढ़ाया, बल्कि मैंने फिर से दौड़ना शुरू कर दिया है। बहुत बढ़िया।
मेरा मतलब है, सबसे पहले तो आपके जीवन में हुई उस क्षति के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन आप पहले से ज्यादा मजबूत हैं। और जब आप बात कर रही थी तो मैं बस यही देख रहा था कि टेलीविजन, क्रिकेटर, कल आप जयपुर जा रही हैं, फिर शायद कहीं और होंगी। मेरा मतलब है कि आप अपने जीवन को लगातार नए रूप दे रही हैं। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा कोई पल था जब आपने सोचा कि आप कितनी बार खुद को नया रूप देंगी और आपको बार बार सब कुछ नए सिरे से शुरू करने की जरूरत है? क्या आप इसके बारे में सोचती हैं? लेकिन आप जानते हैं, रीइन्वेंशन बस मुझे लगता है कि ये एक ज़रूरत है। मेरी राय में रीइन्वेंशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप जानबूझकर करने निकलते हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि ठीक है, अब मुझे दिख रहा है कि मुझे एक अलग दिशा लेने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि ये बस बदलते समय के प्रति एक प्रतिक्रिया है, और अगर आप समय के साथ नहीं बदलते तो आप पीछे छूट जाते हैं। तो अगर आज डिजिटल युग है, तो जहाँ तक उसका सवाल है, मुझे उसमें शामिल होना ही होगा। मैंने अपने करियर की शुरुआत उस समय की थी जब सिर्फ 2 चैनल हुआ करते थे। एक दूरदर्शन था और एक ज़ी था, बस उतना ही था। ज़ी तब बस शुरू ही हुआ था, है ना? हाँ। तो और कुछ नहीं था। दूरदर्शन वो बड़ा चैनल था जिसके पास सारी रेटिंग और सब कुछ था। और फिर मैंने अनगिनत चैनलों को आते देखा है। मैंने ओ ओटी अ अ ओवर द काउंटर नहीं, वो ओटीसी होता है, ओटीटी देखा है। ओटीपी, कोई बात नहीं, ये ठीक है। मेरा ध्यान भटक गया था। तो हाँ, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म आ गए हैं, सब कुछ बदल गया है ना? जी। तो ये ऐसा है जैसे ये सब मेरी आँखों के सामने हुआ है और मुझे समय के साथ चलना पड़ा है। तो फ़िटनेस के साथ भी ऐसा ही है। फ़िटनेस मेरे जीवन में इसीलिए आई क्योंकि लोगों ने मुझसे पूछा, फ़िटनेस आपके जीवन का हिस्सा कैसे बनी? और ऐसा नहीं है कि मैंने तय किया था कि एक दिन मैं जागी और कहा, पता है क्या, मैं एक फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर बनना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि ऐसे काम करता है। ये ऐसे काम नहीं कर सकता। ऐसा कुछ होना चाहिए जिसे आप खुद ही जी रहे हो, तभी आप इसे दूसरों को भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो 2008 में मैं कह सकती हूँ कि उससे पहले 2003 में जब मैंने क्रिकेट किया था और मैं तब की अपनी तस्वीरें देखती हूँ, तो मुझे लगता है ठीक है, मैं थोड़ी गोल-मटोल थी और जो भी था। लेकिन क्योंकि मैं खेल से जुड़ी हुई थी, लोगों को लगा कि मैं एथलीट हूँ, और मैं स्कूल में एथलीट थी भी। और 2008 में मुझे खतरों के खिलाड़ी से इनविटेशन आया, हाँ जी, जो हाँ। एक रियलिटी शो है, और उस समय अक्षय कुमार इसे होस्ट कर रहे थे। उसके बाद तो कोई अलग-अलग होस्ट आए हैं, और जब मुझे इसका हिस्सा बनने के लिए इनवाइट किया गया, तो मैंने सोचा, अगर मैं नेशनल टेलीविज़न पर आने वाली हूँ, जहाँ मुझे भागना है, इमारतों से कूदना है और हेलीकॉप्टरों से छलांग लगानी है, तो पहली बात, मैं एक मज़बूत दावेदार बनना चाहती हूँ, और दूसरी बात, मैं ये सब करते हुए अच्छी दिखना चाहती हूँ। तो शो के लिए साउथ अफ्रीका जाने से 1 महीने पहले जब मैंने ट्रेनिंग शुरू की एक ट्रेनर के साथ, वो पहली और इकलौती बार थी, और इसी तरह ये सब हुआ। और फिर मैं वो टूर्नामेंट नहीं जीती। मेरा मतलब है कि मैं खतरों के खिलाड़ी नहीं जीती। मैं टॉप 3 या टॉप 4 में थी और बस वहीं तक। फाइनल से पहले मैं बाहर हो गई थी, लेकिन उस शो ने मुझे जो दिया, वो था फ़िटनेस का एक उपहार। तो फिर मैंने इसे जीना शुरू कर दिया। जब आप इसे जीते हैं, जब आप इसे वास्तव में जीना शुरू करते हैं, तभी लोग इससे कुछ सीख पाते हैं या इससे कुछ ग्रहण कर पाते हैं। आप ये जी। तय नहीं करते हैं कि मुझे ये करना है और मैं ये करने जा रही हूँ। आपको पहले इसे जीना शुरू करना होगा, और इसी तरह ये आपका हिस्सा बन जाता है। तो मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसा किया है, वो ऐसा रहा है कि मैंने खुद को कई बार ऐसे दोराहों पर पाया है जहाँ मैं एक रास्ता चुनती हूँ और फिर मैं वास्तव में उस रास्ते पर चल पड़ती हूँ और उसे जीती हूँ, और फिर वो मेरे जीवन का हिस्सा बन जाता है। तो ये सब इसी तरह हुआ है। रीइन्वेंशन हमेशा ऐसा ही होता रहा है। मैंने खुद को इतनी बार दोराहों पर पाया है। मैंने कहा ठीक है, ये रास्ता या वो, और मैं वो रास्ता चुनती हूँ जो मेरे मन को भाता है, और फिर मैं उसे अपने भीतर उतार लेती हूँ और उसे अपना बना लेती हूँ। और इसी तरह ये रीइन्वेंशन्स हुए हैं, और मैं कभी भी बाहर जाकर ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी जो मेरे इसे जीने से ज़्यादा बड़ा बन जाए। इसे जीना ही सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है मेरे लिए। मी लिविंग इट, इसे जीना ही मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा मतलब है कि हाँ, आप सही कह रही हैं। जब हम पुनर्रचना के बारे में बात करते हैं और जिस तरह से आप अपने जीवन की तमाम एक्टिविटीज़ के साथ खुद को नया रूप दे रही हैं,
उसे सुनना वास्तव में प्रेरणादायक है। लेकिन मंदिरा, जब हम रीइन्वेंशन की बात करते हैं तो इसमें मैं कहूंगा कि बहुत अधिक अनुशासन की आवश्यकता होती है। यस। और जब हम अनुशासन की बात करते हैं तो वो क्या है? मैं कहूंगा कि अनुशासन केवल शरीर या फिटनेस के अनुशासन के बारे में नहीं है, ठीक है? जब हम जीवन के बारे में बात करते हैं तो आपके लिए अनुशासन के क्या मायने हैं और ये कितना जरूरी है? मुझे लगता है कि डिसिप्लिन का मतलब है अपनी उपस्थिति दर्ज कराना, ठीक है? खुद के लिए खड़े होना, जी, दूसरों के लिए मौजूद रहना, दूसरे लोगों के समय का बहुत सम्मान बढ़िया। करना। तो जब मैं डिसिप्लिन को देखती हूँ तो मैं इसे अपनी समय की पाबंदी के तौर पर भी देखती हूँ। मेरे आसपास के लोग आपको बताएँगे, मेरा मतलब है कि मेरे आसपास के लोग आपको बताएँगे कि मैं समय पर नहीं होती, मैं हमेशा समय से पहले पहुँचती हूँ। क्योंकि मैं जिस व्यक्ति से मिलने वाली हूँ उसके प्रति मेरे मन में अत्यधिक सम्मान है। इसलिए मुझे लगता है कि डिसिप्लिन खुद का सम्मान करने और दूसरों का सम्मान करने और उपस्थित होने, बस ऐसा ही है। और आप जानते हैं, जब आप कहते हैं कि जब लोग इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं और लोग जब वो दिखाने के लिए चीज़ें करते हैं तो वो एक अलग बात है। डिसिप्लिन के लिए आपको अपने खुद के लिए तब भी उपस्थित होना पड़ता है जब कोई देख ना रहा हो। भले ही आप कंटेंट ना बना रहे हो, भले ही आप फिटनेस रील ना बना रहे हो। इसका मतलब है हर दिन, मैं हर एक दिन एक्सरसाइज करती हूँ। हर एक दिन कुछ ना कुछ हलचल ज़रूर होती है। हलचल ही मेरी दवा है। हलचल ही मेरा सबसे अच्छा सप्लीमेंट है। हलचल ही मेरा रास्ता है। ये मुझे इंटरनल पीस देता है और शारीरिक रूप से भी मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो मेरा कहना ये है कि डिसिप्लिन उपस्थित होने से आता है, तब भी उपस्थित होना जब कोई और जी, ना देख रहा हाँ, हो। बिल्कुल। और मंदिरा, अनुशासन के लिए बहुत अधिक प्रेरणा की भी आवश्यकता होती है। आपके जीवन में ऐसे दिन भी आते हैं जब प्रेरणा गायब हो जाती होगी, ओके? तो आप प्रेरणा के मामले में निरंतर कैसे बनी रहती हैं? और अब अपनी एक्टिविटीज में निरंतर अनुशासित रहने के लिए क्या करती है? जब आप किसी चीज़ को एक समय सीमा तक करते हैं, लोग कहते हैं कि 21 दिन, मुझे नहीं पता कि वो जादुई संख्या क्या है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को एक निश्चित समय तक करते हैं तो वो एक आदत बन जाती है। और जब वो एक आदत बन जाती है तो फिर आप उससे किसी कीमत पर मिस नहीं कर सकते। इसीलिए मुझे पता है कि मेरा दिन चाहे जैसा भी हो, मैं एक्सरसाइज के लिए वो समय निकाल ही लूँगी। आई मेक श्योर कि मैं एक्सरसाइज के लिए समय निकालूँ, क्योंकि ये उन चीज़ों का हिस्सा है जो मुझे अपना दिन जीने के लिए करना ही पड़ता है। तो हाँ, ऐसे समय भी आते हैं जब मोटिवेशन कम होती है, लेकिन जब मोटिवेशन कम होती है तो मैं खुद को ऐसा वर्कआउट नहीं देती जिसमें बहुत भारी वज़न उठाना हो या कुछ ऐसा जो बहुत अधिक ऊर्जा वाला हो। मैं पैदल चलती हूँ। मैं ये श्योर करती हूँ कि मैं दिन में 15,000 कदम ज़रूर चलूँ। कितने? 15,000। 15,000 कदम। अच्छा। 15,000 स्टेप्स अ डे एटलीस्ट। और जिन दिनों मुझ में ऊर्जा थोड़ी कम होती है, मैं भारी वर्कआउट नहीं करती, मैं ऐसा कुछ नहीं करती जो मुझे पता हो कि मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा वास्तव में ये मानना है कि आधा अधूरा वर्कआउट भी बिल्कुल ना करने से बेहतर है ना? थोड़ा बहुत वर्कआउट भी कुछ ना करने से बेहतर है। इसीलिए जब आपकी मोटिवेशन कम होती हो तब भी किसी ना किसी रूप में एक्टिविटीज़ या हलचल करना बिल्कुल कुछ ना करने से बेहतर है। तो मैं अब उस स्थिति से ऊपर उठ चुकी हूँ, जब तक कि मैं बीमार होकर बिस्तर पर ना पड़ जाऊँ और डॉक्टर ये ना कहें कि हाँ, शायद आपको बिस्तर से बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि आपको 102 डिग्री बुखार है। सिर्फ उन्हीं दिनों में एक्सरसाइज नहीं करती। तो मेरी मोटिवेशन चाहे जैसी भी हो, मैं अपनी एक्सरसाइज पूरी करती हूँ, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा बन चुका है। अपने दिन को अच्छा बनाने के लिए मुझे एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। आपने इसके बारे में भी बात की है। हमने खुद को रीइन्वेंट करने की बात की, हमने मोटिवेशन की बात की, हमने डिसिप्लिन की भी बात की, ओके? और आपने मूवमेंट को भी थेरेपी का ही एक रूप बताया। क्या कोई ऐसा पल था जब आपको एहसास हुआ कि मूवमेंट आपके दिमाग को भी उतना ही बचा रही थी जितना कि ये आपके शरीर को मजबूत बना रही थी? हाँ, बिल्कुल। एक हम्म। समय था जब आप वज़न घटाने और एक सर्टेन साइज़ पाने के लिए एक्सरसाइज़ करते थे, और फिर जब आप इसे कई सालों तक करते हैं तो एक ऐसा मोड़ आता है जब आपको एहसास होता है कि ये केवल इसके शारीरिक पहलू के बारे जी, में नहीं है, ये इसका मानसिक और भावनात्मक हिस्सा है। जैसा कि मैंने अभी 1 मिनट पहले कहा था कि जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं दिन के पहले हिस्से में ही अपनी एक्सरसाइज़ पूरी कर लेती हूँ, क्योंकि इसी तरह मैं अपने दिन का सामना कर सकती हूँ। ये मेरे पूरे दिन को एक पॉजिटिव रंग देता है। अगर मैंने सुबह एक्सरसाइज कर ली है तो मेरा दिमाग, आप जानते हैं, तेज रहता है। मैं ऊर्जावान महसूस करती हूँ। वो कहते हैं
अब वो कहते हैं, मुझे पता नहीं ये वो कौन है, लेकिन कोई तो कहता है और मैंने इसे खुद महसूस किया है कि आपकी इच्छा शक्ति और आपकी मोटिवेशन सुबह के समय अपने चरम पर होती है। इसलिए यदि आप सुबह एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपकी ऊर्जा अधिक होती है, आपकी इच्छा अधिक होती है और आप एक बेहतर वर्कआउट कर पाते हैं। मैंने ये गौर किया है और ये मेरे हैबिट में है कि यदि मैं सुबह एक्सरसाइज छोड़ देती हूँ तो मैं शाम को कभी भी वर्कआउट नहीं कर पाती। मैं बस नहीं कर सकती। अगर मुझे शाम को वर्कआउट करना पड़े तो मैं इसे ना करने के 20 बहाने ढूंढ लूंगी। सुबह का समय मेरे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे अपने दिमाग के लिए इसकी ज़रूरत है, मुझे अपनी भावनाओं के लिए इसकी ज़रूरत है। और आप जानते हैं, एक समय था कि अगर मुझे कुछ अधूरा लगता था, चीज़ें थोड़ी गड़बड़ होती थी, अगर मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ, अगर मैं थोड़ा कम महसूस कर रही हूँ तो मैं बस दौड़ने जा सकती थी और वापस आकर बेहतर महसूस करती थी। क्योंकि आपको वो एंडोर्फिन मिलते हैं और आप वापस आकर जी। बेहतर महसूस करते हैं। तो मेरा मतलब है, हर कोई जानता है कि एक्सरसाइज क्या करती है। क्योंकि मैं इतने सालों से एक्सरसाइज कर रही हूँ तो अगर एक दिन भी छोड़ दूं तो इससे मेरे शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर मैं एक दिन छोड़ती हूँ तो इमोशनली असर होगा। इसीलिए इसीलिए मैं एक दिन भी नहीं छोड़ना चाहती। मैं हर एक दिन बिल्कुल सुबह सही। सबसे पहले एक्सरसाइज करना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरे पूरे दिन को एक पॉजिटिव रंग दे देता है। इससे मेरा दिन अच्छा गुजरता है और जब मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ तो आई फील माई बेस्ट। आपने हमें बताया कि रोज एक्सरसाइज करना अच्छा होता है। ओके, तो मुझे आपसे पूछना है कि वो नॉन नेगोशिएबल चीजें क्या होती है, यानी आपकी दैनिक दिनचर्या में, चाहे वो कसरत करना हो या वो मानसिक लचीलापन हो, चाहे वो पोषण हो या हाइड्रेशन हो या फिर रिकवरी हो, आप इन सबको कैसे मैनेज करती हैं? ओके, जहाँ तक एक्सरसाइज का सवाल है, मैं हर दिन वेट ट्रेनिंग नहीं करती। मैं हफ्ते में 3 या 4 दिन वेट ट्रेनिंग करती हूँ। बाकी के दिन, हर दिन मुझे 12,000 से 15,000 के बीच स्टेप पूरे करने होते हैं। मेरा एम 15,000 का होता है, तो मैं हफ्ते में शायद 5 बार पूरे कर लेती हूँ। हफ्ते के बाकी दिनों में ये लगभग 12,000 होते हैं। तो जहाँ तक एक्सरसाइज का सवाल है, ये वैसा ही है। हर दिन कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज या किसी न किसी तरह की एक्टिविटी होनी ही चाहिए। आई तो फिर मीन, आप क्या पीती नो, हैं? नो, नो, मुझे पानी पीना पसंद नहीं है। मतलब कुछ लोग होते हैं जो बोतल लेकर घूमते हैं और एक-एक घूंट पीते रहते हैं और मैं सोचती हूँ कि काश मैं इनकी तरह होती। लेकिन मैं 2 लीटर 2 से ढाई लीटर पानी पीती हूँ और मैं ये हर दिन करती हूँ। लेकिन मुझे खुद से कहना पड़ता है, ठीक है, मुझे 1 गिलास पानी पीना है। ये तो नॉन ओके। नेगोशिएबल है, फ्लूइड इंटेक करना हम्म। है। तो ये दूसरे नंबर पर है। जहाँ तक रिकवरी का सवाल है, मैं दिन में खुद को रिकवर होने के लिए पर्याप्त समय देती हूँ और आप जानते हैं, जब वेट ट्रेनिंग की बात आती है तो मैं इसे हफ्ते में लगातार 4 दिन नहीं करती। मैं शरीर के हर हिस्से को एक-एक दिन करती हूँ। एक दिन मैं हैंड्स एंड शोल्डर्स करती हूँ, अगले दिन मैं वो नहीं करती। फिर शायद मैं लेग्स करूँगी और फिर अगले दिन मैं चेस्ट और बैक करूँगी। इस तरह शरीर के हर हिस्से को रिकवरी के लिए समय मिल जाता है और आमतौर पर देखा जाए तो मेरा बहुत सा काम बैठे रहने का हो सकता है। इसलिए सुबह के समय जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ तभी मैं अपने 10,000 स्टेप्स सुबह ही पूरे कर लेती हूँ और फिर मुझे पता होता है कि बाकी के 5,000 स्टेप्स वो तो दिनचर्या के कवर हो दौरान जाता है, पूरे हो हाँ। जाएंगे। तो मेरा मतलब है कि ये चीज़ें नॉन नेगोशिएबल है। जहाँ तक न्यूट्रिशन का सवाल है, काफ़ी समय तक मैं किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास नहीं गई। अभी मैं अपने जीवन में पहली बार न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह ले रही हूँ। मुझे लगता है क्योंकि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही थी और फिर वो एक हद तक आपके लिए काम करती है, जब तक कि वो काम करना बंद नहीं कर देती और फिर आप सोचते हैं क्या हो रहा है? मैं दिन में सिर्फ 1.5 बार खाना खा रही हूँ और मेरा वज़न कम ही नहीं हो रहा है। तो फिर मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास गई जिन्होंने मुझे कोई टाइम तो नहीं दिया खाने के लिए, लेकिन पूरे दिन में बहुत सारा अच्छा और हेल्दी खाने को बाँट कर देते हैं और अब मेरा वज़न कम हो रहा है। आई एम फीलिंग गुड, फीलिंग एनर्जेटिक। तो न्यूट्रिशन का जहाँ तक सवाल है, आई थिंक मैं सही रास्ते पर हूँ। पोषण जरूरी है। बाज़ार में बहुत सारे फैट जी। डाइट्स हैं और मुझे लगता है कि इंसान को ये याद रखने की ज़रूरत है कि जब न्यूट्रिशन की बात आती है तो कुछ ऐसा करना या ऐसी डाइट का पालन करना बहुत-बहुत ज़रूरी है, जो लंबे समय तक टिक सके। क्योंकि अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपके शरीर पर बहुत दबाव डालता है या आपके लिए बहुत कठिन है, तो आप उसे थोड़े समय के लिए करते हैं और फिर आप जानते हैं कि कहीं न कहीं हार माननी ही पड़ती है। तो फिर आप उसे थोड़े समय के लिए करते हैं और फिर कहते हैं मैं अब ये और नहीं कर सकता और आप खाना शुरू कर देते हैं और आपका वज़न वापस बढ़ जाता है।
कुछ ऐसा कीजिए जिसे लंबे समय तक जारी रख सके, जो आपकी जीवन शैली बन जाए, क्योंकि वही टिकेगा, वही डाइट प्लान टिक सकता है, वही जीवन जीने का तरीका है। क्योंकि डाइट के मामले में सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबिलिटी और कंसिस्टेंसी। एंड कंसिस्टेंसी, यस, कुछ जी ऐसा जी। जिसे आप लंबे समय तक लगातार कर सके और जो बहुत कठोर ना हो, बहुत कठिन ना हो या बहुत ज्यादा अजीब ना हो। आई मीन जब मैं इंटरमिनेंट फास्टिंग कर रही थी तब मैं खा रही थी। पहले वो 16-8 वाला प्रोटोकॉल था, फिर वो 18-6 हुआ, फिर वो 24 हुआ, और फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं दिन में केवल एक बार खाना खा रही थी, और दिन में एक बार खाना खाने से मेरा वजन बढ़ रहा था, क्योंकि एक समय के बाद शरीर के साथ क्या होता है, ये आपके मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देता है। आप जो भी खाते हैं वो आपके शरीर में वसा और फैट के रूप में जमा हो जाता है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग काम करते हैं। इंटरमिनेंट फास्टिंग एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ठीक काम करता है, उसके बाद आपको रेगुलर खान पान में वापस आना ही पड़ता है। बिल्कुल सही। एनीवे, आई हैव ट्राइड ऑल द डाइट्स। मेरे लिए वही काम करता है जिसे आप लंबे समय तक लगातार निभा सके, एक ऐसी डाइट जो लंबे समय तक के लिए सस्टेनेबल हो। तो अगर मैं आपको सही समझ पा रहा हूँ मंदिरा, तो आप जो कहना चाह रही हैं वो ये है कि आपके लिए कुछ नॉन नेगोशिएबल चीजें हैं: रोजाना कसरत करना, यस, करेक्ट फूड, सही खाना, सही पोषण, रिकवरी, रिकवरी, हाइड्रेशन। यस, भले ही आप सिर्फ 2.5 लीटर पानी पीते हैं, यस। लेकिन फिर भी कितना ऐसा आप करना कितना पानी चाहिए। पीते हैं? खैर, सच कहूँ तो 1.5 से 2 लीटर, उससे ओके, ज्यादा नहीं। ये ठीक है, 1.5 से 2 लीटर अच्छा है। गुड। हाँ, तो ये अच्छा है। हम्म। ओके, तो देवी और सज्जनों, जैसा कि आपने मंदिरा को सुना, वो जिस बारे में बात कर रही हैं वो है कसरत में निरंतरता बनाए रखना, और सही पोषण के जरिए निरंतरता और टिकाऊपन बनाए रखना। और जाहिर है उन्होंने हाइड्रेशन और रिकवरी के बारे में भी बात की, और यही आपके लिए फिट मंदिरा है। थैंक यू। ओके, ठीक है। ठीक है, अब मंदिरा, मैं आपसे पूछता हूं, जैसा कि आप जानती हैं हम नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है, और नया साल बस आने ही वाला है, ठीक है, और बहुत से लोग नए साल के लिए नए लक्ष्य निर्धारित करते हैं, और आप भी लिफ्ट ऑफ कैंपेन का यस, हिस्सा रही है। यस। और मुझे बताइए कि लिफ्ट ऑफ कैंपेन के साथ आपका अनुभव कैसा रहा, खासकर भारत में लिफ्ट ऑफ के लॉन्च के दौरान। वहां आपका अनुभव कैसा रहा, और जब आप उन कार्यक्रमों के दौरान वहां थी तो आपने वहां किस तरह की एनर्जी देखी? यू नो, मैंने उस इवेंट का इतना आनंद लिया कि जब हमने बात शुरू की थी तभी मुझे इसके बारे में बताना पड़ा। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मान लीजिए मैं एक महीने में औसतन लगभग 12 इवेंट्स करती हूँ, और जो आपके यादों में रह जाते हैं वो वही होते हैं जिनका आप सबसे ज़्यादा आनंद लेते हैं। और मुझे लिफ्ट ऑफ इवेंट करना बहुत पसंद आया, क्योंकि मैंने देखिए, आपके पास जो कम्युनिटी है, जो कम्युनिटी आपने बनाई है, उसके बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि वहाँ का एंथुसियाज्म, एनर्जी और वो हाइज़ मैंने वैसा कहीं नहीं देखा है। मैंने ऐसे इवेंट्स भी किए हैं जहाँ मैंने दर्शकों के साथ वर्कआउट किया है और उन्होंने साथ-साथ फ़ॉलो किया, और जो कुछ वो कर सकते थे उन्होंने किया। उनमें से कुछ हाँफने लगते हैं और रुक जाते हैं और कहते हैं, "ये हमारे बस का नहीं है।" पर मैंने किया है, अभी कुछ और इवेंट्स बाकी हैं, लेकिन मैंने दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद में हज़ारों लोगों के लिए ये इवेंट किया है। हम्म। एक जगह पर 10,000 लोग, अहमदाबाद में वाह। 15,000 लोग, दिल्ली में 11,000 लोग। मुझे मुझे भी एनर्जी मिलती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही एनर्जी दे रही हूँ, सामने से भी एनर्जी वापस आपकी ओर आती है, और ये इस साल मेरे लिए सबसे यादगार इवेंट्स रहे हैं। इसको थोड़ा और विस्तार से बता सकती हैं? क्योंकि जब आप मंच पर होते हैं और आप उन सभी 15,000 लोगों में से आखिरी इंसान को भी जंपिंग जैक करते हुए देखते हैं, उन्हें भी वो बॉक्सेस और किक्स करते हुए देखते हैं, तो ये बहुत मोटिवेटिंग होता है। ये बहुत इंस्पायरिंग होता है, और ये ऐसे लोगों का समुदाय है जो दूसरों के जीवन को स्वस्थ बनाने और उसे बेहतर बनाने के लिए वहाँ मौजूद हैं। और वाओ! मेरा मतलब है कि ये अपने आप में सराहनीय है। वो लोग जो दूसरों को बेहतर और स्वस्थ जीवन जीने के लिए उत्साहित और शिक्षित कर रहे हैं, वे सभी वहाँ दर्शकों के बीच मौजूद हैं, और वे आपके साथ वर्कआउट कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से चारों ओर एक अद्भुत एनर्जी होती है। हाँ। और मुझे लिफ्ट ऑफ के बारे में भी कहना होगा, वो ड्रिंक अ, आपने ट्राई किया उसे? बेशक, मैं आपको उसी के बारे में बताना चाहती हूँ। तो एक बात ये है कि मुझे चीनी बहुत पसंद है, लेकिन मैंने चीनी छोड़ दी है, क्योंकि आई मीन हाँ, मैंने छोड़ दी है। लिफ्ट आउट के बारे में अच्छी बात ये है कि इसमें हम्म। चीनी नहीं है।
इसे एक स्वीटनर से मीठा किया गया है और इसका रंग चुकंदर से आता है, तो ये पूरी तरह से नेचुरल है। वाह। हाँ, 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 और इसका स्वाद बहुत अच्छा है। तो मैंने असल में हर इवेंट से पहले 1 गिलास लिफ्ट ऑफ पिया है और इसने वाक़ई में मुझे उस इवेंट के लिए पूरी तरह से एनर्जेटिक कर दिया। तो ये है राज यही तो आपकी सीक्रेट एनर्जी है, का जब लेकिन आप अब लिफ्ट ऑफ में सिर्फ़ होते आपके इवेंट्स के लिए नहीं, हैं। अब इसके बाद जब भी कोई मुझे एक्सरसाइज़ करने के लिए बुलाएगा तो मेरे बैग में लिफ्ट ऑफ का एक सैशे ज़रूर होगा, जिसे मैं मंच पर जाने से पहले पीऊँगी। और अच्छी बात ये है कि बहुत ज़्यादा कैफ़ीन के बारे में भी कहने वाली एक बात है, इसमें कैफ़ीन की सही मात्रा है। कुछ ऐसे कैन्स हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगी, एनर्जी ड्रिंक्स के लिए ऐसे कैन्स जिनका मैं नाम नहीं लूँगी, जिनमें बहुत ज़्यादा कैफ़ीन हम्म। होता है, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। इसमें कैफ़ीन की सही मात्रा है, इसमें उतनी ही कैफ़ीन है जितनी 1 कप ब्लैक कॉफ़ी में होती है, इसलिए ये आपको बस उतना ही पुश करता है, वो लिफ्ट ऑफ देता है जिसकी आपको ज़रूरत है। मुझे ये पसंद है, मुझे इसके बारे में ये बात अच्छी लगी। इट्स अ वेरी वेल थॉट आउट प्रोडक्ट। ये सुनकर अच्छा लगा। बिल्कुल मेरा मतलब है, जब हम नए साल के बारे में बात कर रहे हैं, हमने इस बातचीत की शुरुआत नए साल से की थी। मुझे ये बताइए कि आपके नए साल के लक्ष्यों के प्रति बने रहने में समुदाय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आपके भविष्य के लिए जो भी योजनाएं और लक्ष्य हैं, तो क्या समुदाय प्रेरणा देने में महत्वपूर्ण होता है? आई थिंक कम्युनिटी ही सब कुछ है। कम्युनिटी ही आपको आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली देता है। कम्युनिटी आपको आगे बढ़ने की शक्ति देता है। वी आर सोशल एनिमल। वी नीड सोशल कनेक्शन एंड कनेक्शन मीन्स कम्युनिटी। और मेरे लिए मैं जो कुछ भी करती हूँ उसे इंस्टाग्राम पर भी डालती हूँ, तो वहाँ भी मेरी एक कम्युनिटी है। आई थिंक कम्युनिटी ही सही रास्ता है। कम्युनिटी से ही हम अपना जीवन जीते हैं। कम्युनिटी के बिना कोई भी अकेला जीवन नहीं जीता और कम्युनिटी के बिना हम कुछ भी नहीं है। और अभी मैं बहुत आभारी महसूस करती हूँ हर्बलाइफ कम्युनिटी के साथ जुड़कर। और मेरे साल का अंत बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अगले साल हम्म। जनवरी में कोलकाता में लिफ्ट ऑफ के लिए एक इवेंट कर रही खूब हूँ। भालो। हाँ, खूब खूब भालो। भालो, खूब भालो। कोलकाता मेरा जन्म स्थान है, इसलिए मुझे वहाँ जाना बहुत ओह, पसंद है। सच में? हाँ, सच बढ़िया। में। मैं जानना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ, मैंने शानदार एनर्जी देखी है, मैं देखना चाहती हूँ कि पश्चिम बंगाल में क्या वहाँ भी कतार में खड़ा आखिरी व्यक्ति मेरे साथ जंपिंग जैक्स करेगा आपने कहा या कि फिर वो बस रसगुल्ला खा रहा हाँ, मैं होगा। उसी बात पर आ रहा था। आपने कहा कि आपका जन्म हुँ, हुँ। कोलकाता में हुआ था। ओके, जब आप कोलकाता जाती हैं, तो वो शहर हुँ, भोजन हुँ। प्रेमियों के लिए भी है। ईमानदारी हाँ, से कहूँ तो जब कोलकाता में होता हूँ, तो हाँ। मैं खुद को नहीं रोक पाता। मुझे माछेर झोल वगैरह बहुत पसंद है। आप इन चीज़ों से दूर हाँ, कैसे हाँ, रहती हैं? मुझ में वो डिसिप्लिन है। मैं खुद को कम ऑन। एक्चुअली मैं खुद को कुछ दिन ऐसे देती हूँ जहाँ मैं कहती हूँ, जैसे कि जन्मदिनों और ख़ास मौकों पर, हर किसी के जन्मदिन पर नहीं, आप क्योंकि चीट करती हैं। पता है ना, वो एक कहावत है कि मैं केक खाऊँगी क्योंकि कहीं न कहीं किसी न किसी का तो जन्मदिन होगा ही। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं तो है। क्या आप चीट करती हैं? नो, नो, नो। ठीक मैं है। चीट करती हूँ, पर उस तरह से नहीं। मैं चीट करती हूँ जब मेरे मॉम-डैड की सालगिरह हो या मेरी माँ का जन्मदिन हो, डैड का जन्मदिन हो, मैं केक खा लेती हूँ। लेकिन अगर मैं मेरा मतलब अगर मैं हर उस शहर में जाऊँ जहाँ मैं जाती हूँ और कहूँ कि पता है क्या? मैं कोलकाता में हूँ, इसलिए मुझे रसगुल्ले खाने ही चाहिए, तो फिर आप जानते ही हैं, मैं सचमुच हर दूसरे दिन एक अलग शहर में होती हूँ, तो इस तरह तो मैं हर दूसरे दिन चीट कर रही होंगी। इसलिए मैं इसे सिर्फ़ ख़ास मौकों पर ही करती हूँ। क्रिसमस आने वाला है, मुझे पता है वहाँ खुद को थोड़ी-सी छूट दूँगी, थोड़ा-सा मनपसंद खाना खाऊँगी। और वो खास चीज़ क्या है? शायद क्रिसमस केक, क्रिसमस पुडिंग, शायद थोड़ा-सा, पता नहीं मुझे यहाँ तक कहना चाहिए या नहीं, आप इसे काट सकते हैं। मल्ट वाइन, लेकिन न्यू ईयर भी आने वाला है, ऐसा नहीं है कि मैं देखिए, जीवन का आनंद लेना भी ज़रूरी है, बिल्कुल जीवन सही। इसी के बारे में है और मेरा परिवार डेनमार्क से मुझसे मिलने आ रहा है। हमारी और उनकी सर्दियों की छुट्टियाँ हैं, इसलिए मुझे उन्हें अच्छा समय देना है और खुद भी आनंद लेना है, ये एक बिल्कुल ज़िम्मेदारी सही है। कहा आपने। तो हाँ, मैं कभी-कभी चीट करती हूँ, लेकिन वो कभी-कभी वाक़ई में कभी-कभी होता है। ये ऐसा नहीं है कि हर हफ्ते में 2 बार चीट करने जैसा नहीं है। ये शायद महीने में 1 बार या बहुत कम होता है और फिर मैं अगले दिन कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स चलने का रास्ता निकाल लेती हूँ या अगले दिन अपने खाने-पीने को बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ रखती हूँ। आपको हमेशा किसी न किसी तरह का बैलेंस बनाए रखना होता है। तो यही वो तरकीब है देवी और सज्जनों, जो मंदिरा ने अभी आपके साथ साझा किया है। अपने जीवन का आनंद लें, लेकिन जब आप आनंद लेते हैं, तो अगले दिन उसे जलाने के लिए अतिरिक्त हुँ। मेहनत करें। तो मंदिरा, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि आप जानती हैं, आज जो महिलाएं अपनी 40 और 50 की उम्र में हैं,
वो अक्सर मेटाबॉलिज्म की समस्या से जूझती है, वो थकान और यस। हार्मोनल बदलावों से हाँ, परेशान रहती है, और आपने, मैं कहूँगा कि हाँ, हर रूढ़िवादी धारणा तोड़ रखी है। जैसे कि क्या आप 40 और 50 की उम्र की महिलाओं को कुछ यस। सुझाव दे सकती हैं कि वो अपने ऊर्जा के स्तर में कैसे सुधार कर सकती हैं और वो हाँ, निरंतर कैसी बनी रह सकती हैं? खैर मैं बस यही कहूँगी कि ये कुछ ऐसा है, आप कह सकते हैं कि चिकन एंड द एग थिंग्स, बट द पॉइंट इज़ एक्सरसाइज़। मुझे ये भी नहीं पता था कि मेनोपॉज़ क्या होता है। मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं हर एक दिन एक्सरसाइज़ करती हूँ। लोग मेरे पास आए और कहा, ओह माय गॉड! मैं मेनोपॉज़ से गुज़र रही हूँ और ये हो रहा है, वो हो रहा है, और मैं सोचती हूँ कि मुझे तो ये नहीं पता कि मेरे लिए मेनोपॉज़ कब था, क्योंकि मैंने कुछ महसूस ही नहीं किया। मैं किसी ऐसी स्टेज से गुज़री ही नहीं। मैं 53 इयर्स की हूँ। मुझे अपनी एज बताने में परेशानी नहीं है। इन माय 40s मैंने कुछ महसूस नहीं किया। मुझे कुछ भी अलग नहीं लगा, नथिंग डिफरेंट। इन माय 50s मैं कुछ नहीं महसूस करती, एंड मैं बता दूं कि मैं अभी भारी वज़न उठा रही हूँ, मेरी 30s और 40s की तुलना में कहीं ज़्यादा। मैं अपनी शर्ट उतार कर अपनी जैकेट उतार कर अपनी मसल्स दिखा सकती हूँ। नहीं। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी ज़्यादा भारी वज़न उठा रही हूँ पहले ओके। की तुलना में। जब मैं कहती हूँ कि मूवमेंट मेडिसिन है, एक्सरसाइज मेडिसिन है, तो ये मेरे लिए वाकई सच साबित हुआ है। ये सिर्फ मेडिसिन नहीं है, ये सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट आपको कंट्रोल में रखता है, आपको अच्छी स्थिति में रखता है। एक्सरसाइज मेरा सप्लीमेंट है, और यही एक सलाह जो मैं सभी को देती हूँ। मैं कहती हूँ, सुनिए, बस एक्सरसाइज कीजिए और आप उन अन्य चीजों में से कुछ भी महसूस नहीं करेंगे जिनसे लोग महिलाएं अपनी 40s और 50s में गुजरती हैं। एक्सरसाइज आपका एंटीटोड है, एक्सरसाइज आपका प्रिवेंटिव है, एक्सरसाइज ही आपका सप्लीमेंट है। व्यायाम, व्यायाम, व्यायाम। मंदिरा इसी राइट। बात के बारे में बात कर रही हैं। तो मंदिरा, हर मजबूत महिला के पीछे एक ऐसा अध्याय होता है जिसके बारे में वो शायद हमेशा बात नहीं करना चाहती। तो क्या आपके जीवन में भी ऐसा कोई पल आया था जब आप अपने भावनात्मक रूप से सबसे कठिन दौर में थी और आपने उसे कैसे पार किया? मैं आपको बताती हूँ, मेरे जीवन का सबसे हार्डेस्ट टाइम वो था जब मैंने अपने पति को खोया था, और वो उसने मुझे अंदर से पूरी तरह झंझोड़ कर रख दिया था, और फिर मुझे फिर से संभलने में काफ़ी समय लगा। और अ एंड तब से, जब से मैंने इस बारे में बात करना शुरू किया, मेरे पास कई सारी महिलाएँ आईं जो वैसी ही स्थितियों में रही हैं और जिन्होंने खुद को उस दुःख से बाहर निकाला है। वो मेरे पास आती हैं और कहती हैं, पता है क्या, हमने इस समय पर अपने पति को खोया था और हमने आपके वीडियो और पॉडकास्ट देखे हैं जहाँ आपने इस बारे में बात की है, और उसने हमें भी उस स्थिति से बाहर निकलने में मदद की जिससे हम गुज़रे थे। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। तो मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, वो मेरे जीवन का सबसे हार्डेस्ट समय था, बहुत ही मुश्किल था, और उस दौर से रास्ता निकालना, और आपको पता है, मैंने मदद ली, मैंने हर मोड़ पर मदद ली। मैंने तब से थेरेपिस्ट के पास जाना शुरू कर दिया था, जब उनके बारे में वैसी चर्चा भी नहीं होती थी जैसी आज होती है। हम्म। मेंटल हेल्थ के बारे में आज बात की जाती है, पोस्ट पैंडेमिक, क्योंकि अचानक ऑर्गेनाइजेशंस के पास मेंटल हेल्थ के लिए हेल्पलाइन है। अब कॉल पर काउंसलर्स से और थेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं, लेकिन 25 साल पहले ऐसा नहीं था। और मैं 25 साल पहले एक थेरेपिस्ट के पास गई थी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब कुछ भी गड़बड़ हो या जब कुछ ठीक ना लग रहा हो, तो शायद वहाँ जाना अच्छा हो सकता है। बेटर। अगर कुछ समय के लिए, मतलब 1 हफ्ते से ज़्यादा समय तक कुछ गड़बड़ लगे, तो मुझे लगता है आपको मदद लेनी चाहिए, क्योंकि आपको किसी ऐसे इंसान के पास जाना चाहिए जो आपकी मदद करने के लिए सक्षम हो। आपको ऐसे किसी के पास जाना चाहिए हु लिव योर पर्सपेक्टिव। आप अपने दोस्त के पास जाते हैं तो वो कहता है, यस वो इंसान गलत था, हाँ तुम सही थी, लेकिन कभी-कभी आपको किसी ऐसे इंसान के पास जाना चाहिए जो जो बात जैसी है वैसी ही बताएं, धीरे-धीरे से आपको एक पर्सपेक्टिव और आईना दिखाए। इसलिए मैं बहुत लंबे समय से थेरेपिस्ट के पास जा रही हूँ। मैंने क्लिनिकल थेरेपी ली है, स्पिरिचुअल थेरेपी ली है, एंड इवन हिप्नोथेरेपी भी ली है। एंड हिप्नोथेरेपी ने मेरे एंगर इश्यूज में मदद की है, बिकॉज मुझे लगा मुझे उन पर ध्यान देने और कुछ करने की ज़रूरत है, इसीलिए मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट के पास गई। और हिप्नोथेरेपी वैसे नहीं है जैसा आप सोचते हैं
ऐसा नहीं है कि आप एक सोफे पर बैठे हैं और कोई आपके सामने एक लॉकेट हिला रहा है और आपकी आंखें गोल गोल घूम रही है और आप बेहोश हो गए हैं, नहीं। हिप्नोथेरेपी दरअसल बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये आपको एक बहुत ही रिलैक्स स्टेट में ले जाती है। हम अपने दिमाग का सिर्फ 3, 4 या 5% ही इस्तेमाल कर पाते हैं। हिप्नोथेरेपी आपको उन यादों और उन चीज़ों तक ले जाती है जो आपके साथ हुई है, या आपके दिमाग के उन हिस्सों तक जिन्हें आपने सिर्फ एक डिब्बे में बंद करके ताला लगा दिया था। और ये बस उन यादों को बाहर निकालने, उन्हें हवा देने, उन्हें जाने देने और उनसे निपटने में आपकी मदद करती है। तो मैंने हिप्नोथेरेपी भी की है, और यहाँ तक कि राज के जाने के बाद के समय भी मुझे काउंसलिंग की ज़रूरत थी, और मैंने वो सारी काउंसलिंग ली जिसकी मुझे ज़रूरत थी। और मैं ये बात लोगों से तब भी करती हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है कि मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास 6 पैक एब्स हैं, आपकी मसल्स बहुत अच्छी हैं, या आप मैराथन दौड़ सकते हैं। अगर आप यहाँ से जी। ठीक नहीं हैं तो इनमें से किसी भी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। तो थेरेपी ने रियली मुझे बहुत सी चीज़ों में मदद की है, और मैं ये कहती हूँ कि अब तो इतने सारे काउंसलर्स हैं, बाहर इतने सारे लोग हैं। मुझे याद है जब मैं पहली बार 25 साल पहले थेरेपिस्ट के पास गई थी और मैंने अपनी माँ से कहा था, तो उन्होंने कहा कि व्हाई, क्यों, क्या गड़बड़ है, मुझसे बात करो, दोस्तों से बात करो। अगर हम थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम टूट गए हो। हम थेरेपिस्ट के पास सिर्फ इसलिए जाते हैं जी। ताकि कोई रास्ता मिल सके, कोई दिशा मिल सके, ऐसी स्थिति से बाहर निकला जा सके। तो कट टू 6 महीने पहले मेरी माँ की दोस्त की तबीयत ठीक नहीं थी, और वो कह रही थी, मंदिरा, क्या तुम किसी थेरेपिस्ट या काउंसलर को जानती हो, क्योंकि उन आंटी को कुछ मदद की ज़रूरत है। और देखिए, मैंने एक लंबा सफ़र तय किया है, तो मैंने कहा हाँ, बिल्कुल मेरे पास है। उस समय 25 साल पहले मेरे फ़ोन पर सिर्फ एक थेरेपिस्ट का नंबर था, और वो इसलिए क्योंकि मैंने उनका इंटरव्यू लिया था और वो मेरे एक शो में आई थी। और अब मेरे फ़ोन पर लगभग 20 थेरेपिस्ट, काउंसलर और हिप्नोथेरेपिस्ट्स के नंबर हैं, जो लोगों की मदद कर सकते हैं और उन्हें एक रास्ता दिखा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि थेरेपी ने मेरी ज़िंदगी में बहुत मदद की है, और हाल ही में मैं उस दुःख के दौरान जिससे मैं गुज़री, यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी, मेरी बेटी मेरे पति को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानती थी, क्योंकि उसने उनके साथ सिर्फ 8-9 महीने बिताए थे। लेकिन मेरे बेटे ने इसे बहुत बुरी तरह लिया, और वो अपने पिता के बहुत करीब था। एंड आई मेड श्योर कि उसे कुछ काउंसलिंग मिले, और हर बार जब उसे रोने जैसा महसूस होता, मैं कहती, पता है क्या, तुम्हें रोना चाहिए। मैं उनमें से नहीं हूँ जो कहते हैं कि लड़के नहीं रोते, क्योंकि जी। आप जानते हैं, अगर आप रोते नहीं हैं तो आप वो बहुत कुछ बाहर नहीं निकाल पाते जिसे निकालना ज़रूरी है। और मैंने हमेशा उससे कहा, अगर तुम रोओगे तो तुम्हें बेहतर महसूस होगा, तुम हल्का महसूस करोगे। जो कुछ भी तुमने अपने अंदर रखा हुआ है उसे जाने दो। और उसकी काफ़ी थेरेपी हुई, और मैंने कहा, एक दिन ऐसा आएगा जब हम डैड के बारे में बात करेंगे और तुम उन्हें चेहरे पर मुस्कान के साथ याद करोगे। और हम उस समय तक जी। पहुंच गए हैं। और अब वो डैड के बारे में सोचता है और कहता है, डैड ने ये किया था, डैड ने वो किया था। वो बिना रोए ये सब कहता है, और वो उन्हें अच्छी तरह याद करता है। तो मुझे लगता है कि थेरेपी ने उसकी मदद भी की, क्योंकि आप जानते हैं, जब आप अपने अंदर बहुत कुछ दबा कर रखते हैं, वो कहीं और से बाहर निकलने का रास्ता खोज लेता है। उसका पैटर्न कहीं और भी जा सकता है। तो थेरेपिस्ट भी आपके गाइड और मेंटोर भी बन जाते हैं किसी ना हाँ, किसी वक्त। तो बिल्कुल। आप जो कह रही हैं ऑफ वो ये है कि कोर्स। समय ऐसा आता है जब आपको अपने जीवन में एक गाइड या एक कोच की ज़रूरत हाँ, पड़ जब सकती कुछ है या एक ऐसे, मेंटोर की जैसे ज़रूरत एक पड़ती है। दिन के लिए कुछ ठीक ना लगे और आप कहें, ठीक है, कल मैं इसके बारे में बेहतर महसूस करूंगी, और आप वाकई बेहतर महसूस करते हैं और आप आगे बढ़ जाते हैं, तो आपको ऐसे किसी चीज के लिए थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन जब कुछ बुरा लगे और वो बुरा लगता ही रहे, और आपके पेट में एक बेचैनी वाली भावना हो जो 2 दिन से ज्यादा हो, फिर हफ्ते बीत जाए, तो आप जानते हैं आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। वो खत्म नहीं हुआ है, वो ऐसी चीज नहीं है जो अपने आप मिट गई हो। जाहिर है कि आपने उस पर काम नहीं किया है, तो उसे पूरी तरह समझने और सुलझाने के लिए आपको मदद की जी ज़रूरत बिल्कुल। है। और हाँ, एक काउंसलर या लाइफ कोच, या आप जानते हैं थेरेपिस्ट, वो इंसान होता है जो उसे बाहर निकालने और उसे सुलझाने के लिए एक हेल्दी तरीके से उसे जाने देने में आपकी मदद कर सकता है। हाँ, मैंने बहुत रेकमेंड किया है। मैंने पिछले कुछ सालों से थेरेपिस्ट और काउंसलर्स की सर्विसेज का उपयोग किया है, और आई थिंक आई एम नॉट ब्रोकन। मुझे थेरेपी की ज़रूरत थी और मैंने उसे ले ली।
तो जब आपको एक कोच, मेंटोर या एक गाइड की यस, जरूरत है तो आपको जरूर यस। जाना चाहिए। तो आपने ये भी मेंशन किया कि आपके 2 बच्चे हैं और एक माँ होना, मैं कहूँगा कि अपने आप में ही एक बिल्कुल ही अलग भूमिका है और ये एक अलग ही ज़िम्मेदारी और लचीलेपन के बारे में है। मुझे बताइए कि एक माँ के रूप में इस दौरान मातृत्व ने आपको अपनी ताकत और उस एनर्जी के बारे में क्या सिखाया है, जो इस सफ़र में मिलती हैं और ख़ासकर तब जब आपके जीवन में चुनौतियाँ आती हैं और मुश्किल वक़्त आता है? वेल, मैं मदरहुड को इस तरह देखती हूँ कि मेरे पास एक बहुत अच्छा करियर है, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा आभारी हूँ, मुझे बहुत अच्छे मौके मिले, वो सब अपनी जगह है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे साथ हुई सबसे अच्छी चीज़ पेरेंटहुड है। मेरे साथ हुई सबसे अच्छी चीज़ एक माँ बनना है और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर इसे सुनकर या देखकर दर्शकों में बैठे किसी इंसान की सोच बदलती है, तो मुझे उम्मीद है कि ऐसा हो। मुझे लगता है कि मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं प्रिविलेज्ड हूँ, मैं स्पेशल हूँ, क्योंकि मुझे एक एडॉप्टेड माँ और एक बायोलॉजिकल माँ होने का सौभाग्य प्राप्त है। मेरा बेटा 14 साल पहले पैदा हुआ था और मुझे याद है जब मैं अपने पति को डेट कर रही थी, तब मैंने कहा था, पता है मैं एक अपना बच्चा चाहती हूँ और एक गोद लेना चाहती हूँ। और जब वीर पैदा हुआ, उसके कुछ समय के बाद जब वो लगभग 4 या 5 साल का था, मैंने कहा, राज याद है हमने एक बच्चा गोद लेने की बात की थी, तो वो प्रोसेस शुरू कर देनी चाहिए। और फिर हमने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा किए और तारा हमारे जीवन में आ गई। हम एक बच्चा चाहते थे, कोई बेबी नहीं चाहते थे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि उन दोनों के बीच एज डिफरेंस ज़्यादा हो। और वो आई और उसे बदलते और हमारे परिवार में ढलते देखना बहुत ही अच्छा था। वो आई थी मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से, वो शहर भी नहीं है, जिसका नाम टिकमगढ़ है। तो वो एक ऐसी क्षेत्रीय बोली और लहजे के साथ आई थी जहाँ वो कहती थी, जे का है, हाँ। जे कौन है? और वहाँ से अब वो ऐसी है, कमरे में आती है और कहती है, एलेक्सा वाओ! प्ले ब्रूनो मार्स। और अब कहती है, मम वी आर सिटिंग इन द कार, ड्रॉप द बीट्स। तो वो बिल्कुल हमारी जैसी हो गई है, वो हम में ढल गई है। और ऐसे समय होते हैं जब मैं अपने बिस्तर पर लेटी होती हूँ और मेरे बच्चे आते हैं और सुबह मेरे साथ मेरे बिस्तर पर लेट जाते हैं और मेरे एक तरफ वीर होता है, दूसरी तरफ तारा। मैं इतना प्रिविलेज्ड फील करती हूँ, आई फील सो ब्लेस्ड, आई फील सो लकी, क्योंकि ये जर्नी बहुत ही स्पेशल है टू बी एन अडॉप्टेड जी, पेरेंट एंड अ बायोलॉजिकल तो आपने पेरेंट। किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दी हाँ, है। और मैंने किसी की ज़िंदगी बदल हाँ, दी। किसी और का जब जीवन लोग बदल कहते दिया हैं है कि आपने। ओह! क्या तुम अपने अडॉप्टेड बच्चे को उतना ही प्यार करोगी जितना अपने बायोलॉजिकल बच्चे से करती हो? तो मैंने कहा, देखिए मेरा इरादा वही करने का है। और अगर कभी-कभी मैं ऐसा नहीं कर पाती तो वो मेरी कमी है, लेकिन फिर भी मैं इस बच्ची को वो ज़िंदगी दे रही हूँ जो उसके पिछले जीवन से 10,000 गुना बेहतर है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उन दोनों को इक्वली ट्रीट करूँ। इफ सबकॉन्शियसली नहीं किया तो इट्स सबकॉन्शियस, लेकिन मेरी नज़रों में वो दोनों बराबर हैं और मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ। और हाँ, और धन्य है। आई एम ब्लेस्ड, ऑफ कोर्स मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। आई मीन वीरू बहुत अलग है और एक म्यूजिशियन है और वो रियली बहुत अच्छा बच्चा है और वो प्यार से भरा हुआ है, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ हग्स एंड किसेस। तारा मुझे ये सिखाने आई है। हुँ, मैं हुँ। बताती हूँ, शी इज ऑल्सो फुल ऑफ लव, हग्स एंड किसेस। और वो मुझे सिखाने आई थी कि मैंने अपनी मम्मी के साथ क्या किया था जब मैं बड़ी हो रही थी, क्योंकि वीर जब छोटा था तो बिल्कुल एंजल जैसा था, बट तारा एक शरारती बच्ची है, वो शरारतें करती है, वो बिल्कुल मेरी जैसी है। और अगर मैं उसे देखूं, अगर आप उसे देखें तो वो बिल्कुल वैसी है जैसी मैं थी। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? मेरी अडॉप्टेड बेटी बिल्कुल मेरी जैसी है। उसके लंबे कर्ली हेयर्स हैं, एथलेटिक, ऑलवेज एक्टिव, हमेशा जंप करती रहती है बंदर की तरह। आई मीन ये मैं हूँ। पर्सनैलिटी के हाँ, मामले में वीर मेरे जैसा उतना नहीं है जितनी तारा है।
तारा मेरे जैसी ज्यादा है और वो मुझे सिखाने आई है। और अब मुझे अपनी माँ के लिए सहानुभूति महसूस होती है, क्योंकि जब मैं बड़ी हो रही थी मैं काफी शरारती बच्ची थी। तो तारा यहाँ मुझे ये सिखाने आई है कि जो आप देते हैं वही आपको मिलता है। तो तारा मुझे यही सब सिखाती रहती है। हाँ। पेरेंटहुड ने मुझे क्या सिखाया? इसने मुझे पेशेंस सिखाया, इसने मुझे निस्वार्थ प्यार करना सिखाया, और ये सिखाया कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे अलग तरह से परवरिश की। वो बड़े स्ट्रिक्ट पेरेंट्स थे, क्योंकि उस वक्त राइट बैलेंस ढूंढना होता था। मैंने उस तरह से पेरेंटिंग नहीं की जिस तरह से मेरी पेरेंटिंग हुई थी। मैं एक पेरेंट और एक दोस्त के बीच का बैलेंस ढूंढने की कोशिश करती हूँ। एक दोस्त और एक माता पिता होना, ये बहुत हाँ, अच्छा आपको है। ये करना पड़ता है, क्योंकि इस जर्नी के दौरान आप ये सीखते हैं, आप बैलेंस ढूंढ लेते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हाँ, फ्रेंड नहीं बन सकते। बच्चों को ये समझना होगा और रिस्पेक्ट करना होगा कि मैं ही हूँ पर्सन इन चार्ज दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन दूसरी ओर मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच खुलकर बातचीत हो, इसलिए आपको इतना दोस्त भी होना पड़ेगा कि वो पॉसिबल हो सके। तो हाँ, मेरा मतलब है कि पेरेंट बनना आपको सब कुछ सिखा देता है। ये अपने आप में एक दुनिया है और मुझे इससे प्यार है और मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। ये सुनकर इतना अच्छा लगा। तो देवी और सज्जनों, मंदिरा न केवल एक हस्ती या फिटनेस आइकॉन है, बल्कि वो एक जैविक और एक गोद लेने वाली माँ भी है, हम्म और उन्हें ये बहुत पसंद है। और मैं रेकमेंड करती हूँ, सो हैव वन अडॉप्ट वन, क्योंकि बाहर और बहुत किसी के सारे चेहरे बच्चे पर हैं। मुस्कान लाएं और यस किसी का यस जीवन यस, बदल दें। क्योंकि बाहर हाँ, बहुत सारे बच्चे हैं, वो इंतजार करते हैं कि कोई उन्हें अडॉप्ट करे। बाहर बहुत सारे बच्चे हैं। देखिए, आप बच्चे अडॉप्ट करते हैं जब वो छोटे होते हैं, और एक बार अगर वो बच्चा मिस हो जाता है और वो बड़ा हो जाता है तो वो वैसे ही जीने लगता है। कोई अडॉप्ट नहीं करता। वेरी सैड। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। ओके मंदिरा, चलिए थोड़ी एनर्जी बढ़ाते हैं, या यूं कहूं कि कमरे का माहौल थोड़ा लिफ्ट ऑफ करते हैं, थोड़ा एनर्जी लाते हैं और आपके साथ क्विक रैपिड फायर राउंड करते हैं, वाओ, लव इट। जो जो आपके चुलबुले स्वभाव से मेल खाता है। क्या आप ओके। इसके लिए तैयार हैं? यस लिफ्ट ऑफ करें? चलिए यस। करते हैं। ओके, ओके। पहला सवाल, एक ऐसी आदत जिसे सुनकर लोगों को हैरानी होगी कि आप इसे हर दिन फॉलो करती हैं। मैंने कहा मेरे प्रेयर्स वाले एक्सरसाइज। आहो सो इवन मैं वेट लिफ्टिंग करती हूँ, मैं प्रेयर्स करती हूँ। इसे कहते हैं हैबिट स्टैकिंग। जब आप दो चीजें साथ करते हैं तो आप किसी को भी छोड़ते नहीं हैं। सो आई डोंट मिस माई एक्सरसाइज, आई कांट मिस माई एक्सरसाइज, सो आई डोंट मिस माई प्रेयर्स। एक हॉबी जो आपको तुरंत खुशी देती है। मैंने कैनवस पर पेंट ब्रश चलाना शुरू किया, और कलर्स के साथ खेलना, अपने हाथों को गंदा करना और अपने कपड़ों को थोड़ा गंदा करना, बस एक बहुत ही थेरेप्टिक और खूबसूरत चीज़ है। मैं अपनी बेटी के साथ ये बहुत करती हूँ। उसे पेंटिंग करना पसंद है और हम सब गंदा कर देते हैं, और कहते हैं ना, उस तरह की गंदगी भी कुछ खुशियाँ लाती है जीवन में। तो आप फिटनेस की दीवानी हैं, आप एक लेखिका हैं, आप एक एंकर हैं, आप एक एक्टर हैं और आप एक चित्रकार भी हैं। हाँ, नॉट अ गुड वन, लेकिन मैं इसे इसलिए करती हूँ क्योंकि ये एक बहुत ही सुंदर चीज़ है और एक जॉयस जी, प्रोसेस है। ओके। एक मुश्किल दिन पर आपको सुकून देने वाला खाना। सबसे पहले तो चॉकलेट से जुड़ी कोई भी चीज़। हम्म। एंड आपको टफ डे चाहिए या चीट डे? चीट डे के लिए चॉकलेट होगी, और मुश्किल दिन पर? एक टफ डे के लिए कुछ भी। साउथ इंडियन, डोसा, इडली, पोड़ी इडली, मेदू वड़ा। ओह माय गॉड! यस, आप कितनी बार बैंगलोर जाती हैं? अक्सर जाती हूँ। और चेन्नई? बैंगलोर, हैदराबाद और चेन्नई के बीच महीने में एक बार तो मैं जाती ही हूँ। और क्या आपको इन पोड़ी इडली, डोसा और वड़ा जैसी चीजों में अलग अलग बदलाव दिखते मैं हैं? हमेशा उन जगहों पर जाती हूँ, जैसे अक्सर मैं होटल में ही इसे खा लेती हूँ, लेकिन मुझे इंटीरियर्स में जहाँ रेकमेंड किया गया हो वहाँ खाना बहुत अच्छा लगता है। डिफरेंट, हाँ। लेकिन होटलों में ज्यादातर एक जैसी होती है। ओके। अगर आप कोई सुपर पावर चुन सके तो वो क्या होगी? एक चीज जिस पर मैं बहुत मेहनत करने की कोशिश कर रही हूँ वो है मेरा पेशेंस। मैं बहुत ज्यादा पेशेंट इंसान नहीं हूँ। मैं उनमें से हूँ जो पूछते हैं हाउ वी देयर, आर वी देयर। बच्चे कहते हैं ना, आर वी देयर। तो अगर मुझे कोई सुपर पावर मिलनी हो तो मुझे पता नहीं क्या, लेकिन मैं पेशेंस चाहूंगी। पेशेंस एक ऐसी चीज है जिसे मैं अभी भी सीख रही हूँ, और ये एक सुपर पावर ही है। मैं अपने आसपास के लोगों को, टीचर्स को और मॉम्स को देखती हूँ, जब वो चीज़ों को पेशेंस के साथ संभालती हैं, मैं कहती हूँ यही एक्चुअल सुपर पावर है। ओके। कोई एक अनोखी रस्म जो आप किसी बड़े शूट या मैराथन से पहले हमेशा तुम निभाती कर हैं? सकती हो, मैं खुद से कहती हूँ। तुम कर ओके। सकती हो।
तो भले मैं स्टेज पर जाने वाली हूँ, अगर मैं बैक स्टेज हूँ, अगर मैं विंग में हूँ और मैं बोलना शुरू करने वाली हूँ या होस्टिंग शुरू करने वाली हूँ, और इवन व्हेन आई एम अबाउट टू स्टार्ट रनिंग, आपको खुद से कहना पड़ता है तुम कर सकती हो। बिकॉज मुझे लगता है सेल्फ टॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको खुद पर बिलीव नहीं है तो और कौन करेगा, राइट? इसीलिए इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले भी मैंने चुपचाप खुद से कहा तुम कर सकती हो। तो आप सभी जो इसे सुन रहे हैं, आज हमारे दर्शक, यू गॉट Yes. दिस। ओके, बहुत बढ़िया। ओके, ये बहुत अच्छा था मंदिरा। और अब एक आखिरी सवाल, ठीक है? Okay. मंदिरा, आपकी कहानी सिर्फ फिटनेस के बारे में नहीं है, ये दृढ़ संकल्प के बारे में है, ये ऊपर उठने के बारे में। तब जब लोग अपनी तरफ चुनौतियां फेंकते हैं या आपके जीवन में मुश्किलें आती हैं, आप उस व्यक्ति से क्या कहेंगी जो इस सब से गुजर चुका है? और आपका आखिरी संदेश क्या होगा ऐसे व्यक्ति के लिए जो उदास महसूस कर रहा हो, और आप उस व्यक्ति को हौसला बढ़ाने के लिए क्या कहेंगी? वेल, मुझे कहीं भी बोलने के लिए इनवाइट किया जाता है, चाहे वो मुझसे सवाल पूछे या ना पूछे, मैं हमेशा इसी बात से एंड करती हूँ। आपने ये सवाल पूछा इसलिए मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू कर दें अच्छा है। तो आप सचमुच कुछ भी कर सकते हैं। आप अपनी मेंटल स्टेट बदल सकते हैं, आप मिरेकल्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो जब कोई किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा हो तो मैं बस यही कहूँगी, हम अक्सर उसी चीज़ पर अटके रहते हैं जो सही नहीं हो रही है, हम उसी पर ध्यान देते हैं जो गलत हो रहा है। अगर आप केवल अपना नज़रिया बदलें और अपना ध्यान उस पर लगाएं जो सही हो रहा है, जो है, बजाय इसके कि जो नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा अपने आप में ही मिरेकल है, वो नज़रिया, धारणा का वो बदलाव। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, यदि आप हर सुबह जागते हैं, अपनी आंखें खोलने से पहले आप कहते हैं, मेरे सर पर छत के लिए थैंक यू, मेरे टेबल पर खाने के लिए थैंक यू, मेरे बच्चों के हेल्थ के लिए थैंक यू, मेरे पेरेंट्स के हेल्थ के लिए थैंक यू फॉर द क्रेज़, मुझे हर दिन काम मिलने के लिए थैंक यू, और मेरे सामने जो कुछ भी है उसके लिए थैंक यू। आप सुबह जागते हैं ऑन अ नोट ऑफ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड। और मैं कह रही हूँ कि इसमें बहुत सारा पावर है। इससे आपको बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। मैंने इसे कहीं पढ़ा था और ये हमेशा के लिए मेरे साथ रह गया। जब भी और जहाँ भी ग्रैटिट्यूड होती है, वहाँ दुःख के लिए कोई जगह नहीं होती, गुस्से के लिए जगह नहीं होती, उदासी के लिए जगह नहीं होती। क्योंकि जब आप किसी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं, आप आभारी महसूस करते हैं, तो आप किसी भी चीज़ के लिए उदास नहीं हो सकते। जब आप वास्तव में अपने दिल से किसी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस कर रहे होते हैं, तो आपके मन में उसी समय कोई नेगेटिव भावना नहीं हो सकती। जीवन जीने का ये अच्छा तरीका है, ग्रैटिट्यूड में जिएँ। मैं ग्रैटिट्यूड में जीती हूँ, और आपने 2 सेकंड पहले सुपर पावर के बारे में पूछा था। मेरे पास पेशेंस की सुपर पावर नहीं है, लेकिन मेरे पास ग्रैटिट्यूड नाम की सुपर पावर ग्रैटिट्यूड, ज़रूर है। बहुत अच्छा। तो देवी और सज्जनों, पता है ना, वो कृतज्ञता दिखाइए। हर दिन जब आप जागे तो शुक्रगुजार रहें। ये एक बहुत बड़ा सबक है जो आज हमें मंदिरा से मिला है। तो मंदिरा, आज हमारे सामने अपना दिल खोल थैंक कर यू। रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, आप वास्तव में, मैं कहूंगा कि साहस और दृढ़ संकल्प का उदाहरण है। और निश्चित रूप से जब हम पूर्णता की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सब खुद को फिर से बनाने, खुद को फिर से ढालने और बार बार जी, खुद को चुनने के बारे में है, खुद से प्रेम दैट्स करने के राइट। बारे में। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। इस बात को ध्यान रखते हुए कि आप एक होस्ट का इंटरव्यू ले रहे थे, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप कितने आपका शानदार बहुत होस्ट बहुत हैं। धन्यवाद। लवली एनर्जी, वेरी पॉजिटिव एनर्जी, एंड आई रियली एन्जॉयड। आपने जो सवाल इस पॉडकास्ट में किए, मुझे मज़ा आया, क्योंकि आप जानते हैं जब आप होमवर्क करते हैं और लोग तैयार होकर आते हैं और मेहनत करते हैं, तो आई थिंक ये एक शानदार बातचीत बन जाती है। तो उसके लिए बहुत अच्छा काम किया आपने और मुझे वाक़ई बहुत मज़ा आया। थैंक यू। आज मुझे सहज महसूस कराने के लिए धन्यवाद, और आपसे बात करना अद्भुत रहा है। ये बिल्कुल दिल की बात करने जैसा है, जैसे किसी दोस्त से बात थैंक्स। करना। मैं एक होस्ट हूँ, अभी तक एक सुपर नो, होस्ट नहीं यू आर बना। ये ग्रेट। हमेशा से एक खुशी की बात रही है। और आप जानते हैं देवी और सज्जनों, मंदिरा हमें याद दिलाती है कि अनुशासन आत्म प्रेम का ही एक रूप है। शारीरिक मूवमेंट एक औषधि है, और दैनिक आदतें जीवन की दिशा बदल सकती है। आप सभी के लिए आपकी एनर्जी, आपकी जीवन शक्ति, आपकी शक्ति
वो बाहर से नहीं आती। वो उन छोटे और निरंतर विकल्पों से बनती है जो हर दिन आपके मन और शरीर को पोषण देते रहते हैं। मुझे यकीन है कि हमारे दर्शकों को आज की बातचीत से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि मुझे भी मिला। मुझे यहां मंदिरा के साथ रहकर बहुत मजा आया। ठीक है, तो अगर आपको ये शो पसंद आया तो कृपया हमें थोड़ा प्यार दिखाएं और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसकी आप परवाह करते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें एक रिव्यू दें। अगले एपिसोड में इस शो के, जिसका नाम है लिव योर बेस्ट लाइफ अनस्क्रिप्टेड, क्योंकि पहले से अधिक बिल्कुल मजबूत बनने की यात्रा अभी इसी वक्त शुरू होती है।